नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। तो क्या है आज की खास खबरें, ऑटिज्म पर आयोजित चर्चा और कैसिनी के आखिरी सफर से जुड़ी खबरें। इसके अलावा जानेंगे क्या होती है मड क्रैब फार्मिंग। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ऑटिज्म के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास, एम्स में चर्चा का आयोजन। शनि ग्रह तक पहुंचने वाला कैसिनी यान अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, भी अहम जानकारियां। मंगल के बाद इसरो की शुक्र पर नजर, अंतरिक्ष यान भेजने के लिए अध्ययन में जुटे वैज्ञानिक। और कैसे कमा सकते हैं मड क्रैब फार्मिंग से मुनाफा, देखिए खास रिपोर्ट। कम बोलना, जल्दी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना या फिर दूसरों के साथ कम घुलना मिलना, अक्सर ऐसे लक्षणों को माता पिता अपने बच्चों में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये ऑटिज्म के लक्षण हैं। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो जन्म से लेकर 3 साल की आयु तक विकसित होती है। ऑटिज्म में बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। इसी कड़ी में लोगों में ऑटिज्म के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए हाल ही में एम्स नई दिल्ली में एक चर्चा का आयोजन किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। ऑटिज्म एक दिमागी बीमारी जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। माना जाता है कि इसकी वजह आनुवांशिक और पर्यावरण प्रदूषण का मिश्रण है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से अधिक बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं। एक अध्ययन ने इस बीमारी के बारे में गंभीर जानकारी दी है। बदलती जीवन शैली और पर्यावरण पर प्रदूषण के असर के कारण भारत और दुनिया भर में ऑटिज्म के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के महीने के रूप में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में ऑटिज्म से जुड़ी जानकारियां फैलाने के लिए चर्चा का आयोजन किया गया। आम जनता के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भाषण दिए गए, जिसका विषय था Autism from early detection to autonomy, challenges and way forward। आयोजन में आम लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिन्हें ऑटिज्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। ऑटिज्म की विशेषता सामाजिक रूप से घुलने मिलने में संकुचन, बोलने और बिना बोले संवाद में परेशानी, सीमित और बारंबारता वाले व्यवहार हैं, जिनके लिए गर्भावस्था में कुछ खास तरह के संक्रमण भी जिम्मेदार हैं। ये बीमारी दिमागी नसों की अदला बदली और उनके संयोजन में गड़बड़ी तथा सूचनाओं के प्रसंस्करण में परेशानी से जुड़ी है। आमतौर पर ऑटिज्म के संकेत 2 साल की उम्र के बाद देखे जा सकते हैं। इस बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसके लक्षण देखकर जिंदगी को सही तरह से जीने की व्यवस्था की जा सकती है। और इस मौके पर मौजूद विशेषज्ञों से ऑटिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा की हमारे संवाददाता ने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी। बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में भी पेरेंट्स सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर 6 महीने में बच्चा सोशल स्माइल नहीं करता, जैसे आप बच्चे को देख के स्माइल कर रहे हैं, उसके रिस्पांस में स्माइल नहीं कर रहा है, या वो अगर जो बच्चा अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें लग सकता है। 12 महीने पे बड़बड़ा नहीं रहा है, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा, 24 महीने में 2 शब्द विद मीनिंग नहीं बोल रहा, और या कभी भी कोई वर्ड्स उसने सीखे हो और शब्दावली में रिग्रेशन हो गया है, वो भूल गया है, तब हमें लगता है, या इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लोगों से, तो हमें वो डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ऑटिज्म जब एक बार है विल लास्ट अक्रॉस अ लाइफ स्पैन। जो परेशानी, इश्यूज, चैलेंजेस एट ईच फेज ऑफ लाइफ विल चेंज, बट
दे विल बी देयर. सो वी हैव टू जस्ट इंश्योर कि भैया जितना है कि हम डिटेक्ट करें, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दे के स्कूल में डालें, मेन स्ट्रीम करें. अगर मेन करिकुलम में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओपन स्कूल से करें, नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग करके करें. अल्टीमेटली दे शुड बी प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी, ताकि वो अपनी क्षमता से अपने पैरों पे खड़े रहें एंड सब लोग उनको रिस्पेक्टफुली देखें. उनका पूरा राइट है एज एनी अदर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट दैट द चाइल्ड इज ऑटिज्म. इसका मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसको सिखाएंगे, जो भी करना है आप करेंगे, बट पहले एक्सेप्ट कीजिए कि यस माय चाइल्ड इज ऑटिज्म, और इसके बाद हम जो भी करना है करेंगे. दैट एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑटिज्म में नहीं रहता है. इसीलिए ऑटिस्टिक बच्चे को बहुत मार पड़ता है, डांट पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं ये सब कुछ समझता है, ज़बरदस्ती शैतानी कर रहा है. इट्स नॉट दैट, इट इज़ ऑटिज्म. तो वो मानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यदि हम एक बार मान ले और उसको सिखाना शुरू करें, इट्स अमेजिंग कितना ऑटिस्टिक बच्चे सीख सकता है. दे कैन रियली लर्न अ लॉट. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. दूसरे ग्रहों की तरह शनि ग्रह की भी जानकारी हासिल करने के लिए साल 1997 में नासा द्वारा कैसीनी यान छोड़ा गया, जो 2004 में शनि ग्रह तक पहुंचा. तब से लेकर आज तक ये यान शनि ग्रह के वातावरण से जुड़ी कई अहम जानकारियां दे रहा है. साथ ही कैसीनी ने शनि ग्रह के एक चंद्रमा पर बर्फीली चादर के नीचे जीवन होने की भी संभावना जताई है. अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में कैसीनी शनि ग्रह के छल्लों को पार करते हुए इसके काफी करीब पहुंच गया है. शनि दूर का वो ग्रह है जिसके चारों ओर बना छल्ला उसी की तरह आकर्षक है जिस तरह मंगल ग्रह का लाल रंग. छल्ले से घिरे इस ग्रह के रहस्य को जानने में सालों से जुटा है नासा का कैसीनी अंतरिक्ष यान. जब से ये यान प्रक्षेपित हुआ है तब से शनि और उसके चंद्रमाओं के बारे में नई जानकारियां देता रहा है. इनमें शनि के एक चांद डायोन की सतह के नीचे विशाल समुद्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल है. 13 साल से लगातार अपनी मुहिम में जुटे कैसीनी का ईंधन अब खत्म हो रहा है और वो अपने अंतिम मिशन की तैयारी में है. अपने अंतिम मिशन में कैसीनी को शनि के रहस्यमयी छल्लों के बीच छलांग लगाना है. शनि के छल्लों के बीच की जगह से शोधकर्ता अब तक पूरी तरह अनजान है. आखिरी घड़ियां गिन रहा कैसीनी इस अनछुई और अनजान जगह पर 22 बार छलांग लगाएगा. We have some incredible science that will come back during Cassini's grand finale orbits. It includes gravity measurements of the planet itself, revealing the interior of Saturn and the depths of Saturn's winds. Then we have the magnetic field measurements. Perhaps that will give us the length of Saturn's day and help us understand how the field is generated inside the planet. We'll get the mass of the rings for the first time, as well as a direct measurement of their composition. Incredible pictures of the rings and looking at the North Polar hexagon, direct measurements of the particles and the radiation belt in this region, a whole host of unique science in the grand finale. कैसीनी ने इस श्रृंखला की पहली छलांग बुधवार को भारतीय समय के मुताबिक दिन में 2:30 बजे लगाई, जो सफल रही. इस मिशन में कैसीनी शोधकर्ताओं को शनि की बिल्कुल नई तस्वीर मुहैया कराएगा. उम्मीद है कि कैसीनी शनि की अंदरूनी सतह, वहां आने वाली रहस्यमयी आंधियों, रिंग की उम्र और वहां के दिन की लंबाई के बारे में भी नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के आंकड़े भेजेगा. कैसीनी मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे 20 साल पहले 1997 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी ने मिलकर प्रक्षेपित किया था. 22 फुट ऊंचे अंतरिक्ष यान ने 2004 में शनि का चक्कर लगाना शुरू किया था. कैसीनी ने शनि के एक चंद्रमा टाइटन पर एक यूरोपीय जांच उपकरण भी गिराया है, जिसने उसकी सतह पर तरल मीथेन का समुद्र होने के अलावा वहां होने वाली मीथेन की बारिश के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई है.
इसने ये भी खोज की है कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस की सतह के नीचे खारा समुद्र है, जो माइक्रोब्स की जिंदगी में मददगार हो सकता है। इसके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर पहली बार आंधियों, बिजली कड़कने और बादलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। कैसिनी की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की गई है कि 22 बार रिंग के बीच छलांग लगाने के बाद भी वो 15 सितंबर को शनि की सतह पर गिरकर मिनटों में वाष्प बन जाएगा और इसी के साथ ही कैसिनी की 20 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मंगल ग्रह के बाद अब इसरो की शुक्र ग्रह पर नजर है। जी हां, इसरो शुक्र ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिकों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह के पास भेजा जाएगा, जिससे कि इस ग्रह से जुड़े रहस्यों को उजागर किया जा सके। फिलहाल वैज्ञानिक इस मिशन के लिए अध्ययन में जुटे हुए हैं। मंगलयान मिशन के जरिए मंगल ग्रह से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करने के बाद इसरो ने एक बार फिर नए मिशन के लिए कमर कस ली है। लाल ग्रह के बाद अब बारी है पीले ग्रह यानी शुक्र की। शुक्र ग्रह से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए अंतरिक्ष यान पहले उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर उसके करीब जाएगा। हालांकि इस मिशन की औपचारिक शुरुआत 2020 में की जाएगी, लेकिन इसरो ने वैज्ञानिकों को शुक्र मिशन से जुड़े अध्ययन की सलाह देने के लिए आमंत्रित किया है। मिशन के लिए वैज्ञानिकों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिसका आकलन और मंजूरी अंतरिक्ष विज्ञान पर इसरो की सलाहकार कमेटी, स्पेस कमीशन और सरकार करेगी। वैज्ञानिक समुदाय को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सलाह देने के लिए 19 मई तक का वक्त दिया गया है। इसरो के जानकारों के मुताबिक अंतरिक्ष यान में लगे उपकरणों का वजन 175 किलो होगा और ये 500 वॉट ऊर्जा की खपत करेंगे। धरती का निकटतम पड़ोसी शुक्र आकार, द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण जैसे कई मामलों में धरती के समान है और धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी उम्र 4.5 बिलियन साल है। मिशन से उम्मीद की जा रही है कि ये शुक्र ग्रह की सतह, प्रक्रिया और शुक्र के वातावरण के घूर्णन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। आकाश गंगा से परे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कणों की संरचना के बारे में पता लगाने के लिए नासा ने हाल ही में एक उच्च दबाव वाले गुब्बारे को प्रक्षेपित किया। इस गुब्बारे को न्यूजीलैंड के वनाका से लॉन्च किया गया। इस विशाल आकार वाले गुब्बारे को 100 दिन के लक्ष्य के साथ उड़ाया गया है, जिसमें वो डेटा इकट्ठा करेगा। इस गुब्बारे में लगाया गया निगरानी करने वाला उपकरण धरती से 34 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेटा इकट्ठा करेगा। एक नई खोज करते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने फंगस की खोज की है। ये एक जीवाश्म है जो पेचीदा धागे की तरह दिखता है। इसे साउथ अफ्रीका के पत्थरों से खोजा गया है, जो कि 240 करोड़ साल पुराने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फंगस गहरे समुद्र के अंदर पत्थरों के बीच काफी वर्षों तक रहे होंगे।
चीन के शुआंगहे गुफा को दुनिया की 10 सबसे लंबी गुफाओं में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। इस गुफा को चीन और फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। खोजकर्ताओं का मानना है कि इस गुफा की लंबाई लगभग 2427 किलोमीटर है, जिससे जुड़ी 46 और भी छोटी गुफाएं हैं। भारतीय मूल के एक डॉक्टर राज पंजाबी ने सेवा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर राज ने हाल ही में $1 मिलियन का टेड पुरस्कार जीता है। उन्होंने ये घोषणा की है कि वो इस पुरस्कार राशि से दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग करेंगे, ताकि 2030 तक 3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर राज पंजाबी ने इस बात की घोषणा कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल टेड कॉन्फ्रेंस के दौरान की। डॉक्टर पंजाबी हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल से संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल मेडिसिन के प्रशिक्षक हैं, जो लाइबेरिया के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। सैन डिएगो में खुदाई के दौरान मिले मास्टोडोन के जीवाश्म और बड़े चीप वाले पत्थरों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया है। इससे मिली जानकारियों के मुताबिक विशेषज्ञों का दावा है कि मानव 1,30,000 साल पहले ही अमेरिका पहुंच गया था। सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अब से 1,30,000 साल पहले दक्षिणी कैलिफोर्निया की तटीय इलाके में पहुंचे। अब तक इसे 1,00,000 साल पहले माना जा रहा था जब मानव अमेरिका पहुंचे। माना जा रहा है कि तब मानव होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स या फिर होमो सेपियंस रहे होंगे, लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है। कृषि से जुड़ी तमाम तकनीकों और पद्धतियों के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसका उपयोग कर किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मड क्रैब फार्मिंग यानी कि केकड़ों की खेती के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री जायकों की बात करें तो मछलियों के बाद केकड़ों का ही नाम आता है। दुनिया भर में केकड़ों की मांग बहुतायत में है, लिहाजा केकड़ा पालन मछुआरों की आमदनी बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। केकड़ों की भी कई प्रजातियां होती हैं। इनमें कीचड़ में पाया जाने वाला केकड़ा या मैंग्रोव क्रैब्स आर्थिक नजरिए से बेहद अहम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। इसी आर्थिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए UNDP GEF सिंधु दुर्ग प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट का मकसद है मछुआरों को कम लागत पर केकड़ों के बीज मुहैया कराना और मड क्रैब पालने का प्रशिक्षण देना, साथ ही मैंग्रोव वनस्पति को संरक्षित रख पारंपरिक मछुआरों की आमदनी बढ़ाना। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मछुआरों को पर्यावरण के अनुकूल मैंग्रोव क्रैब रेयरिंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण, कम लागत पर केकड़ों के बीज और पॉलीथीन नेट मुहैया कराए जा रहे हैं। अलग अलग एरियाज़ में मैंग्रोव एरियाज़ में वो अपना क्रैब कल्चर कर सकते हैं। 8 महीने का उसका पीरियड है, कल्चर पीरियड, और उसके बाद उनको उसमें से अच्छा एक उत्पन्न का साधन उससे निर्माण हो रहा है। तो इस हिसाब से फिर अभी प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे 3 तालुका में 15 अलग अलग एरियाज़ में क्रैब कल्चर के यूनिट्स चल रहे हैं और ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट फेज़ में थोड़े से चैलेंजेस थे, सेकंड फेज़ में उस पर ओवरकम किया गया और अब थर्ड फेज़ चल रहा है ये प्रोग्राम का, तो इसमें अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को UNDP GEF से 15 मिलियन की आर्थिक मदद दी गई है, जिसे महाराष्ट्र स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैंग्रोव सेल
मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर एंड नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। मड क्रैब या मैंग्रोव क्रैब एस्चुअरीज और मैंग्रोव में पाए जाते हैं। इनमें मांस की मात्रा अधिक होती है, इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है और इनमें नाइट्रेट और अमोनियम दोनों को झेलने की क्षमता होती है, जो आमतौर पर घिरे हुए एक्वाकल्चर सिस्टम के दुश्मन होते हैं। कि हम एक इधर 10 लोग मिला के जो साइसा वाली बचत गट करके हमने एक ग्रुप बनाए, इधर हम क्रैप प्रोजेक्ट करते। क्रैप प्रोजेक्ट करने से पहले हमने साइट सिलेक्शन किया था। उसके हम पूरा जो जाली दिख रहे हैं, पूरा एक जो ग्राउट्स पेन है, नर्सरी पेन है, ये हमारा टोटल 2.5 एकड़ का एरिया में हमने टोटल एक आधा एकड़ के 5 पेन बनाए हैं। हमने अभी हम 1 एकड़ टोटल 2.5 एकड़ के एरिया में हमने जो लगभग एक 7,500 छोटा केकड़ा का खेती कर रहे हैं पूरा इसमें। सिंधु दुर्ग टेक्नोलॉजी अपने नैसर्गिक वातावरण में कीचड़ में पाए जाने वाले केकड़ों के विकास में सहायक है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट और मैंग्रोव को संरक्षित रखने में लागत कम आती है। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग के 3 तालुकों देवगढ़, मालवान और वेंगुर्ला में इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में शुरू किया गया है। 15 गांवों में ये प्रोजेक्ट करीब 28.5 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बन गए हैं, जो लोगों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं। मड क्रैब पालन की दिशा में ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनोखा है और देश में मड क्रैब पालन बड़े स्तर पर शुरू करने और मछुआरों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।